हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है आगामी सभी एग्जामों को ध्यान में रख के, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, ये सभी जो भी आने वाले एग्जाम है ना, तो इन सभी को ध्यान में रख के जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये पांचवी वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। इसके ऊपर, इस सीरीज के ऊपर कितने वीडियो आएंगे, तो इसका आंसर है 57 वीडियो आएंगे जी। इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलता है, तो इस वीडियो के अंदर हाल फिलहाल में टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को लेकर उनसे संबंधित जो इंपोर्टेंट विस्तृत एक्स्ट्रा फैक्ट है उनके साथ आपको पढ़ाना है। मेरा मकसद है कि आपको अपने आप में विश्वास डेवलप करा देना है कि आपकी भी जीके कमजोर नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे ये 57 वीडियो अटेंड करेगा, साथ ही साथ पीडीएफ से रिवीजन भी कर लेगा। ऐसा नहीं कि देख लिए इधर से सुने इधर से निकाले तब तो हो गया, है ना। देखने के बाद पीडीएफ भी देखना पड़ता है। तो अगर ये सब कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है थोड़ा भी शक रह जाएगी कि मेरी थोड़ी सी भी कम तैयारी है जीके जीएस के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से के प्रसिद्ध थे। तो भैया, उस्ताद सफात अहमद खान वाज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। अब तबला के कुछ प्रमुख जो यहाँ पे कलाकार हैं उनको देख लेते हैं। तो तबला के प्रसिद्ध वादक कौन है? पंडित किशन महाराज, है ना, गुदई महाराज। गुदई महाराज का ओरिजिनल नाम जो है समता प्रसाद है। अभी अभी आपके एक एग्जाम में पूछा गया कि भाई बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम क्या है। बिरजू महाराज ये कथक नृत्य से संबंधित है, तो इनके ओरिजिनल नाम जो है ब्रिजमोहन मिश्रा था। क्या? ब्रिजमोहन मिश्रा। ब्रिजमोहन मिश्रा किनका नाम? बिरजू महाराज का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका गुदई महाराज जो तबला से संबंधित है, इनका ओरिजिनल नाम समता प्रसाद मिश्र है। विजय घाटे चतुरलाल, ये चतुरलाल जो है ना, ये चतुरलाल जो है, इनको तबला को जो है देश ही नहीं विदेश तक फैलाने का श्रेय दिया जाता है। जैसे आपसे कल सीआरपीएफ क्वेश्चन कर लिया था कि शहनाई को न कि एक शादी विवाह के अवसर पे बजाने वाला मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इसे जो है शास्त्रीय मतलब क्लासिकल लेवल पे ले जाने में किसका योगदान है, तो आपका जो है बिस्मिल्लाह खान साहब को है, जिसको 2001 में भारत रत्न भी दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के मन में आते रहते हैं जी, तो चतुरलाल को भी ध्यान रखेंगे। कंठे महाराज, है ना, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन, ये सभी के सभी जो है प्रमुख तबला के वादक हैं। ये जो अल्लाह रखा है ना, इन्हीं का पुत्र है ये जाकिर हुसैन, जो अभी जीवित हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब को जो है 2023 में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो 6 आदमी को मिला है इस बार का पद्म विभूषण, इनमें एक जाकिर हुसैन साहब है, एक मुलायम सिंह यादव है, एक बालकृष्ण दोषी है, एक जो है आपका बालकृष्ण ऐसे ही नाम है। इनके अलावा एक महान लोबिस है जो पश्चिम बंगाल के हैं, ओआरएस के मतलब खोजकर्ता माने जाते हैं इंडिया के अंदर। तो ये कुछ नाम है 6 आदमी में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बनारस घराने के प्रमुख तबला वादक जैसे किशन महाराज, है ना। अब मैंने आपको एक दिन बता रखा था कि भाई जो लखनऊ घराने होते हैं ना, वो जनरली क्या करते हैं, तो कथक नृत्य से संबंधित होते हैं। और जो आपका बनारस घराना होता है, ये आपका जनरली किससे संबंधित होता है, तो ये जनरली आपका तबला वादन से संबंधित होता है। तो बनारस घराना काफी इंपोर्टेंट घराना है इंडिया के अंदर। तो मैं इनके कुछ तबला वादक के नाम आपको बताता हूं। तो बनारस घराने के प्रमुख तबला वादक जैसे किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद, सुखविंदर सिंह, शारदा सहाय, राम सहाय। ये राम सहाय जो है ना, ये बनारस घराना के फाउंडर माने जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा तबला के प्रमुख वादक जाकिर हुसैन साहब को 2023 के पद्म विभूषण दिए गए, ये तो मैं बता दिया। सुकरू खान, साबरी खान, राम नारायण, करीम खान, वजीर खान, आसिफ अली खान, सारंगी, ये सारंगी के सभी प्लेयर हैं। देखिए, अभी जो कुछ दिनों को मैं अगर टटेलूं, पिछले 6 महीना, तो टीसीएस ने जो वाद्य यंत्र से क्वेश्चन उठाया, सबसे अधिक उठाया आपके सारंगी से क्वेश्चन, है ना, सबसे अधिक उठाया सारंगी से क्वेश्चन। फिर आपका वायलिन से उठाया, वायलिन से उठाया, है ना। ये दोनों वाद्य यंत्र काफी पॉपुलर रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारंगी का भी रख लिया हूँ, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। सारंगी का जो है यहाँ पे राम नारायण, है ना, सुकरू खां को पूछा गया था बार बार, अभी इनमें से पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, आइए मतलब जानते हैं ना आप कि हम जो है 1947 में आजाद हुए थे,
तो उस समय साक्षरता दर क्या था, लिटरेसी रेट क्या था इंडिया का, है ना। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडेड इन इंडिया इन द ईयर 1947 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट, तो भैया उस समय जो है 12% लिटरेसी रेट है। लेकिन 12 से 18% और मतलब अच्छे अच्छे किताब लिखते हैं, कोई 15, कोई 14, कोई 13, लेकिन एसएससी ने 12% को सही माना है भैया, है ना। तो बताएंगे, है ना। इसके अलावा आप लोग बताइएगा कि ये इसमें कितना लगाए थे, क्योंकि हाल फिलहाल के ही क्वेश्चन है, जरूर अटेंड किए होंगे आप, है ना। इसके अलावा 2011 के अनुसार देश की जो लिटरेसी रेट है ये कितनी है, तो 2011 के अनुसार जो देश की लिटरेसी रेट है ये 74.04% है। अब इतने रखने से याद काम नहीं चलता है, आजकल एग्जामिनर जो है दरवाजा खोल के झांकने लगा है ना। तो भैया ये जो है आपका 82.14% जो है मेल का है, और महिला का कितना है 65.46%, है ना। तो क्वेश्चनों के गत्ता के ऊपर वाला शीर्षक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप पलटिए, खोलिए, अंदर जाइए, देखिए क्या क्या लिखा है ना। तो भाई लिटरेसी रेट ओवरऑल भी याद रखना है, और मेल का और फीमेल का भी पार्टिकुलरली याद रखना है ना। इसके अलावा देश में सर्वाधिक साक्षरता जो है ये केरल में है 94%, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, यूनियन टेरिटोरीज की, तो भाई 91% जो है लक्षद्वीप की है। तो भैया इन दोनों को भी अगर मैं तुलना कर लूं, केरल और लक्षद्वीप की, तो भी सबसे ज्यादा केरला का ही है। तो देश में सबसे ज्यादा, चाहे यूनियन टेरिटोरीज हो चाहे राज्य हो, क्या आंसर होगा, केरला आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि मैं बार बार बताते आया हूँ कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन अपने 2.5 नंबर गवा के आ जाते हैं। कैसे पता है, जब ऊपर में क्वेश्चन पूछ देता है कि देश में सबसे अधिक घनत्व कहाँ है, सबसे अधिक जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो आप जो है नीचे सीधे बिहार को देखा और सीधे टिक करके आ गया। घर पे आया तो माइनस में हमको 2.5 नंबर या फिर 3 नंबर के हैं आजकल, तो 3.5 नंबर या 4 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर कटता है, तो इतने चले जाते हैं। कैसे पता है, क्योंकि नीचे की एगो ऑप्शन में दिल्ली भी दिया गया था, ठीक है। तो दिल्ली यहाँ पे आंसर होना था। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे ये तो आपसे पूछा नहीं कि केंद्र शासित प्रदेश की बात हम कर रहे हैं कि हम राज्य की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश भी है, राज्य भी है, तो मुझे जो टॉप आंसर है वो देना है। तो यहाँ पे दिल्ली होता है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपको लिख दे कि भाई राज्यों की, है ना, तब आपको बिहार का देना है ना। समझ गए ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे गलती करके आए महारथी लोग, है ना। इसके अलावा देश में न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है, तो भैया बिहार की है। इसके अलावा अपर तो समझ ही गए केरल की है। जनगणना की शुरुआत जो है ओरिजिन, मतलब शुरुआत स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन तो कहीं और से हुआ था, इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था ये 1872 से हुआ था। किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय। यही मेयो है जिनकी हत्या जो है ये अंडमान निकोबार में हो गया था, अंडमान निकोबार में हो गया था, ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या। इसके अलावा 1881 से जो है जनगणना लगातार 10 वर्षों के अंतराल पे हो रही है इंडिया के अंदर। ये जो अभी 2021 में जनगणना अंडर प्रोसेस है, ये देश के 16वें जनगणना है ना। पिछला जो जनगणना हुआ था 2011 के अंदर, ये देश के 15वीं जनगणना थी। आजादी के बाद ये जो 21 में होगा ना, ये 8वां जनगणना था। और 2015 में जो हो गया था तो आजादी के बाद 7वां जनगणना था। आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए जनगणना से आगे बढ़ना है। थोड़ा सा और भी डाटा याद रखें अगर हाल फिलहाल में एग्जाम है तो, क्योंकि अभी जो है बहुत टाइम लगेगा आपको 2021 वाला जनगणना की डाटा रिलीज होने में। तो फर्टिलिटी रेट वगैरह, दशकीय वृद्धि वगैरह, जन घनत्व, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये सब जरूर ध्यान रखें। फिर से एक बार बता देता हूँ, फर्टिलिटी रेट दादा 2.2 है। दशकीय वृद्धि जो डेकेडिकल ग्रोथ है ये आपका हमारा कितना है भाई, तो 17.64% है। हमारा ओवल और लिटरेसी रेट जो है ये हमारा 74.04% है। हमारा मेल का लिटरेसी रेट 82.14% है। हमारा फीमेल का लिटरेसी रेट 65.46% है। इसके अलावा हमारा जो क्या भाई जन घनत्व तो 943 है। इसके अलावा हमारा जो है लिंगानुपात 943 है, माफ कीजिएगा, जन घनत्व जो है 382 है। तो ये सब जो डाटा है ना, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या के अध्ययन को जो है ना जनांकिकी कहा जाता है हिंदी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर जाएंगे तो
डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? व्हिच यूनियन टेरिटरीज हैड इट्स ओन हाई कोर्ट? तो भैया ये दिल्ली है, इनके खुद के एक उच्च न्यायालय है। दिल्ली में सुप्रीमो कोर्ट है और दिल्ली में खुद का उच्च न्यायालय जैसे किसी अन्य राज्य के होते हैं, ठीक है। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? एक एक पॉइंट इससे वीवीआई रहेगा टीसीएस के लिहाज से, क्योंकि भैया अधिक जो आला अधिकारी है एसएससी के वो दिल्ली में ही बैठते हैं, आप भी जानते हैं, है ना। तो लगाव है भैया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा आर्टिकल 239 ए के थ्रू दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन होते हैं? 69वां संविधान संशोधन होते हैं। कब होते हैं? 1991 में ये बिल लाया जाता है, अधिनियम 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी के तहत दिल्ली की राजधानी क्षेत्र की दर्जा बनाए जाने की बात करी, जिसमें आर्टिकल कौन से इंडल्ज रहे? 239 डबल है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है, झाड़ू छाप आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जो एक मुख्यमंत्री बना था पंजाब के अंदर, धूम मचा दिया एग्जाम के अंदर, जिनका नाम है भगवंत मन, है ना, भगवंत मन, इस प्रकार से नाम है ना। ये आपके जो है मुख्यमंत्री पंजाब के थे, तो इन्हें जो है धूम मचा दिया भैया एग्जाम के अंदर। इनके अलावा उपराज्यपाल कहा जाता है जो आपका चुने जाते हैं दिल्ली के अंदर। देखिए केंद्र शासित प्रदेश की जो शासन है ना, ये दो आदमी के थ्रू चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नहीं है, या तो प्रशासक के थ्रू चलते हैं या उपराज्यपाल के थ्रू चलते हैं। अब ऐसे नहीं कि ये दो पोस्ट है, पोस्ट एक के है लेकिन नाम इसका अलग अलग है। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल कहा जाता है ऐसे पोस्ट को, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो भैया अभी कौन है उपराज्यपाल? क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल से जो है क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो अभी जो है विनय कुमार सक्सेना है, अनिल बैजल भी रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान के केंद्र शासित प्रदेश को भाग 8 में जगह दिया गया है। जैसे आपके पास संविधान में कितने भाग है भाई? तो भाग 22 है। इसी के भाग 8 में जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज को जगह दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब 8वीं अनुसूची है ना, उसमें भाषा है। अधिकांश बच्चे तो अनुसूची और भाग में ही कंफ्यूजन में रहते हैं। ये अनुसूची जो है दादा ये मात्र 12 है ना, और जब संविधान बना था तब 8 गो था। लेकिन ये भाषा जो है ये मतलब भाग जो है ये 22 गो है, और ये बढ़ के हो गया है 25 गो, है ना। तो अभी जो अगर आपसे कोई पूछे कि भाग ज्यादा कि अनुसूची ज्यादा, तो भाग ज्यादा। कितना भाग ज्यादा? तो भैया 22 पहले थे, अब बढ़ के 25 हो गए हैं, है ना। लेकिन आपको एग्जाम में 25 नहीं आएगा, 22 को पूछेगा, क्योंकि ये सब भाग बनाए गए हैं। ऐसे नहीं कि वो प्रोपरे बना दिया, जैसे 4 से 4 का ए बनाया गया है, तो आप भाग जो है 23 नहीं देखते हैं, ठीक है, 22 तक देखेंगे। इसके ब्रांच अलग अलग डाली बना दिए गए हैं, 4 के 4 का ए, 9 का ए, इस प्रकार से बढ़े हैं, ठीक है, वे समझ गए। तो इस प्रकार से बढ़ के जो है 25 गो हो गया 22 से, और अनुसूची जो है पहले 8 गो था, 12 गो है ना। इसके अलावा दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री तो बता ही दिए। संविधान के केंद्र शासित प्रदेश को भाग 8 में रखे गए हैं, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 बात, इस प्रकार जो भाग हैं इन्हें आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं हमेशा 2 से चलता हूँ, क्योंकि एक सभी जानते हैं और एक पूछता भी नहीं है। एक में जो है 2 में जो है ये आपका नागरिकता से संबंधित जो है वर्णन किए गए हैं। इनके आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल भाग 2 देखेगा। भाग 3 फंडामेंटल राइट है, जो आपका लेकर 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में वर्णित है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट 6 प्रकार के हैं। इसके अलावा आगे चलेंगे तो 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी नीति से तत्व है, इसे भाग 4 में रखा गया है। भाग 5 की बात करेंगे तो द यूनियन की बात किया। देखिए भाई ये यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं है, द यूनियन की बात है, यानी केंद्र की बात है ना, केंद्र की बात है। VI में द स्टेट्स की बात है, मतलब राज्य की बात है ना। इसके अलावा जो हमारा 8वां है, इसमें हमारा जगह दिया गया है यूनियन टेरिटरीज के। भाग जो 9 है इसमें हमारा है क्या भैया? ग्राम पंचायत भैया, ठीक है। इसके अलावा जो 9 के ए हैं इसमें हमारा क्या है? नगर निगम, है ना। तो ये सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है भाग के रिलेशन में। चलते हैं आगे। दिल्ली की साक्षरता डायरेक्ट पूछा जाता है तो 86.22% है, ठीक है। इसके अलावा मिशन कुशल कर्मी का नाम आपने सुना होगा, तो किस राज्य के सरकार ने चलवाया मिशन कुशल कर्मी? तो ये चला भैया दिल्ली के अंदर, ठीक है, मिशन कुशल कर्मी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सी है? व्हिच इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट? तो भैया ये है विंबलडन। विंबलडन जो है ये दुनिया की मतलब ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में जो 4 गो होता है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, और एगो होता है आपका फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, एगो होता है आपका अमेरिकी ओपन। तो ये चारों में जो है सबसे पुराना कौन है? विंबलडन।
विंबलडन, ठीक है, ध्यान है नहीं आ रहा था, बताइए, है ना भैया। विंबलडन की शुरुआत जो है ये 1877 में हुआ था और विंबलडन जो है आपका ग्रेस कोर्ट में खेला जाता है, घास के मैदान पे खेला जाता है। और ये वर्ष में अगर आप देखें तो आधा साल बीतने के बाद ये खेला होगी। अभी कौन सा महीना चल रहा है आपका, जुलाई। अब विंबलडन होने को होगी, ठीक है। तो ये वर्ष के तीसरी लॉट में होती है आपका विंबलडन। सबसे पहले वर्ष के शुरुआत में आपका होता है जी क्या, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर क्या होता है फ्रेंच ओपन, तब क्या होता है विंबलडन, और लास्ट में क्या होता है अमेरिकी ओपन। समझ गए। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो जो आपका विंबलडन है ये आपका सबसे पुराना टूर्नामेंट है इन चारों के अंदर, जिसकी स्थापना 1877 में हुआ था। मैंने एक चीज और बताया था कि भैया देखिए, अमेरिकी ओपन में अमेरिका का नाम है, फ्रेंच ओपन में फ्रेंच का नाम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऑस्ट्रेलिया का नाम है। तो विंबलडन किस देश से संबंधित है भाई, इसके पीछे कौन सी नाम छुपी हुई है, तो आपको बताना है इंग्लैंड छुपी हुई है ना, इंग्लैंड छुपी हुई है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अमेरिकी ओपन 1881 में इसकी स्थापना हुई। ये दूसरी सबसे पुरानी गेम है ग्रैंड स्लैम में, और ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। हार्ड कोर्ट मतलब कंक्रीट वाला कोर्ट, प्लास्टर किया हुआ कोर्ट, है ना। और ये वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर आपका विंबलडन और लास्ट में यूएसए ओपन होता है। तो इसीलिए ये वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। फ्रेंच ओपन इसे रोलैंड गैरोस ये भी कहा जाता है, रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, ठीक है। कई दफा पूछा गया क्वेश्चन है ये जो खोले जाते हैं ना, ये आपके क्ले कोर्ट में खेले जाते हैं। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी से है यहाँ पे क्ले का मीनिंग। क्ले मतलब मिट्टी वाले कोर्ट में खेले जाते हैं आपके फ्रेंच ओपन। मजा आ जाता होगा, है ना, गिरते भी चोट नहीं लगते होंगे, है ना। और ये वर्ष की दूसरी टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम के अंदर। पहला कौन था, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन था, फ्रेंच, तीसरा कौन था, विंबलडन, और चौथा कौन था, अमेरिकी ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन अब आ गया है, ये 1905 में भाई स्थापना होती है, सबसे नवीन है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, है ना। इसकी जो है शुरुआत जो है वर्ष के शुरुआत में होती है। तो ऐसे अभी आप याद रख सकते हैं कि जो सबसे नवीन है ना, वो सबसे पहले होता है आपका शुरुआत, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीते हैं महिला में, इनका नाम है आपका मार्गरेट कोर्ट, है ना। मार्गरेट कोर्ट 23 जीते हैं। हमारी सेरिना विलियम मैडम, ये जो है आपका कितने जीते हैं भैया, 23 जीते हैं। स्टेफी ग्राफ भी इसके आसपास है, ये भी एक खिलाड़ी थी, है ना। तो ये जो है महिला में है। इसके अलावा ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक आपसे अभी पूछा गया था, तो माइकल फेल्प्स है, ये भी यूएसए के तैराक हैं, है ना। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, ये दोनों 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत के एक ही जगह पे काबिज हैं। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फसली त्योहार प्रसिद्ध रूप में असम में मनाया जाता है। भाई फसली त्योहार पे मैंने एक वीडियो बना दिया था 10-15 मिनट की, है ना। अगर आपने देख लिया तो फसली त्योहार तो नहीं छूटने वाला दादा, है ना। तो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हार्वेस्ट फेस्टिवल इज फेमसली सेलिब्रेटेड इन आसाम। मैंने आपको बताया था कि भाई आसाम की जो बिहू है ये सबसे खतरनाक, सबसे पॉपुलर, सबसे अच्छा, सबसे बड़ी, जिस प्रकार से बिहार में छठ होते हैं उसी प्रकार से इनको जो है असम के अंदर दर्जा दिया गया है, जो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका नाम थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है, लेकिन है बिहू का ही फॉर्म। ये कौन कौन से बिहू होते हैं, तो जो आपका अभी यहाँ पे था कि भाई कृषि से संबंधित जो बिहू होती है उसको हम भोगाली बिहू या माघी बिहू कहते हैं, है ना। भोगाली बिहू या माघी बिहू कहते हैं। असम में जो नववर्ष होती है ना, ये भी बिहू के नाम से होती है, तो रंगोली बिहू कहते हैं। इसे मैंने याद रखने की तरीके बताए हैं कि नववर्ष जनरली इंडिया के अंदर जो है अप्रैल महीना में सेलिब्रेट किया जाता है, और अप्रैल महीना के आसपास जो है थोड़ा सा पहले कौन सी दिन चलती है भाई, कौन सी त्योहार चलती है, तो होली चलती है। होली में क्या होती है, रंग वगैरह से खेलते हैं, रंगोली की त्योहार है। तो भाई रंगोली बिहू कब होगा, होली के आसपास वाले समय, मतलब अप्रैल में, ठीक है। कंगाली बिहू या काटी बिहू भी आपका कहाँ पे होता है, असम के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपने 3 बिहू देखा, भोगाली बिहू, बोहाग बिहू और काटी बिहू। इसे ही हम कहेंगे माघी बिहू, रंगोली बिहू, कंगाली बिहू, है ना। तो ये आप अलग अलग फॉर्म है बिहू के, जो कहाँ पे होते हैं, असम के अंदर होते हैं। फसली त्योहार भारत के कुछ अन्य जैसे पोंगल है, ये कहाँ पे होंगे, तमिलनाडु में होंगे। मकर संक्रांति है, उत्तर भारत में होंगे। लोहरी है, ये पंजाब वगैरह में हो जाएंगे। मकर विलक्कू है, केरला में हो जाएंगे। उत्तरायण है, गुजरात में हो जाएंगे। ये सभी के सभी जनवरी माह में होने वाली त्योहार है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने इन चीज को पहले भी बताया है ना। देखिए पतंग महोत्सव का आयोजन जो है ये गुजरात में किया जाता है, कहाँ पे,
गुजरात में किया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके नाम है ये किस स्टेट में कौन कौन से नाम से जानते हैं इन फसली त्योहार का, यही चीज यहाँ पे बताया गया है। लोहड़ी हम पंजाब में कह देते हैं, मकर संक्रांति हम हरियाणा के नीचे जो भी प्रदेश है यहाँ से यहाँ तक देखिए इनमें हम कह देते हैं। बिहू हम असम में कह देते हैं, पोंगल तमिलनाडु में कह देते हैं, मकर बिलक्कू केरला में कह देते हैं, उत्तरायण हम गुजरात में कह देते हैं। ऐसे त्योहार को जो आपके जनवरी महीने में होंगे जनरली, है ना, मकर संक्रांति कहते हैं, हम इनको मकर संक्रांति के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं कहा गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है नहीं कर लीजिएगा, है ना। मैं कर ही देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए, है ना। ठीक कर दिया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए मौलिक अधिकार से अब तक तो आप पारंगत हो गए होंगे मेरे ख्याल में, है ना। देखिए मौलिक अधिकार की कहानी भी मैंने शुरू से ही बताया भाई। मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे। तो अच्छा, सबसे पहले ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इनकी जिक्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो मैंने ये भी बताया था 1931 के कराची अधिवेशन में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। फिर मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कितने प्रकार के थे? तो 7 प्रकार के थे। 44वां अमेंडमेंट होता है कब? 1978 में, जिसके तहत जो है जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, इसे फंडामेंटल राइट के दायरे से हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। तो डायरेक्ट भी आपसे पूछा जाता है कि आजकल संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत कहाँ रखा गया है? तो आप बताना है आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तब से लेकर आज तक जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कहां से कहां तक जो है आर्टिकल कवर करते हैं? तो 12 से 35 तक के किस भाग में है? तो जैसे अभी अभी जिक्र किया था, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे ना तो 4 के ए में हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा 4 में डीपीएसपी है, दोनों अलग अलग चीज है भैया, यही तो बढ़ा है, 4 के ए बना के वो बढ़ गया, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये समानता शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 23 में जो है बलात्श्रम पे रोक या मानव तस्करी पे रोक को जो है बताया गया है, और 24 में जो है ये बाल श्रम पे रोक। देखिए बाल श्रम और बलात्श्रम में उतना ही फर्क है जितना झारखंड और केरला। बलात्श्रम कहने का मतलब है कि आपसे कोई फोर्सली काम करवा रहा है ना। तो इन चीजों का विरोध आर्टिकल 23 में है। और बाल श्रम का मतलब है कि जो बच्चे नाबालिग हैं, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उसे कल कारखाने में काम पे नहीं रखा जाएगा, राइट। 14 से 18 जो है ये राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। इसके अलग अलग अपने मीनिंग है जो मैंने आपको बता रखा है। 14 में समता का अधिकार है, 15 में जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है, 16 में लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। बीच में वो छूट गया 19 के चलते ही अधिकांश जो है जिंदगी चल रही भैया। तो ये है भाई प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें जो है कोई भी इंसान के बाक एवं व्यक्ति का अधिकार दिया गया है। इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, है ना, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर सकते हैं। ये सभी के सभी अधिकार जो है 19 में दिया गया है। इसके अलावा 25 से लेकर 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। आर्टिकल 21 निजता के अधिकार से संबंधित है, और आर्टिकल 21 के ए ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। देखिए शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। तो जो देखिए मान लीजिए कि ये राम नाम का एक लड़का है, ये अभी मान लीजिए कि 8 वर्ष का है, ठीक है, और ये इनका पिता है महेश, है ना, ये है आपका जी 40 वर्ष का। तो मौलिक अधिकार किस पे लागू हो रहा है, मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? देखिए ये जो आर्टिकल 21 का ये है ना, ये राम के लिए पूर्णतः लागू है कि भाई राम तुमको जो है शिक्षा लेना तुम्हारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि तुम 14 वर्ष से कम के हो, 6 से अधिक 14 से कम, ठीक है। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य बना शिक्षा का, शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य, ये बना महेश के लिए। किस लिए? क्योंकि ये राम का पिता है, तो राम को शिक्षा दिलाना महेश का कर्तव्य है, कर्तव्य होगा व्यवस्था कराना शिक्षा का, ठीक है। तो इस प्रकार से समझेंगे। तो एगो जो है मौलिक अधिकार है शिक्षा वाला बात, और एगो जो है मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक अधिकार वाला 21 के ए में रखा गया है, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं 21 को। इसी में एक फॉर्मेट करके 21 का ए बनाया गया, और इसमें रखा गया भाई शिक्षा का अधिकार। कब रखा गया? 2002 में। कौन सी संविधान संशोधन होती है? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य वाला है वो कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल 51 के ए के 11
2012 में, है ना, समझ रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 20 जो है ये सजा आदि के मामले में छूट या रियायत प्रदान करता है। इससे काफी सारे जो है बेनिफिट है इंसान को कि भाई कोई भी आपको जबरदस्ती अपने खिलाफ जो है झूठ बोलने या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये सब जो व्यवस्था है ये आर्टिकल 20 के अंदर है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? Which of the following सोशियो रिलीजियस कम्युनिटी वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, है ना। तो भैया ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में, ये आप सभी के सभी जानते हैं। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ पर ही किया था? तो भैया कोलकाता के अंदर किया था, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अधिकांश जो समाज है इसकी स्थापना आपका बम्बई महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन ये कोलकाता में हुए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किया था, ये मैंने अभी बता दिया। इसके अलावा ब्रह्म समाज में जो है विभाजन हो गए, एक बार नहीं दो बार विभाजन हो गए। पहला जो विभाजन हुआ है ना, सबसे पहले तो 1828 में गठित हुआ आपका ब्रह्म समाज, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। इसमें जो पहला फूट पड़ा विभाजन हुआ ये 1866 में जी, है ना। 1866 में जो ब्रह्म समाज है ये दो भागों में बंट गए, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। जो आदि ब्रह्म समाज है ये कई बार पूछे जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर इनके अध्यक्ष है, और जो आपका भारतीय ब्रह्म समाज है केशव चंद्र सेन जो है इनके अध्यक्ष थे। अच्छे लेवल में ब्रह्म समाज के इसी स्लैब से क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पे आप कर ही देख रहे हैं। इसके अलावा द्वितीय विभाजन भी होता है। आदि ब्रह्म समाज को आप छोड़ दीजिए, जो भारतीय ब्रह्म समाज है ना इसमें दो टर्म में फिर विभाजन हो जाता है। द्वितीय विभाजन आपका 1878 में होता है। इसमें क्या होता है? भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, जो इनका हुबहू नाम है, इनके नाम से इनमें से जो फूटा तो ये सेम के सेम कैरेक्टर रहे, केशव चंद्र सेन के पास ही रहे, लेकिन जो अलग हुए उनका एक नाम दिया गया जो है उदारवादी द्वारा स्थापना साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज जो है ये इनसे अलग हो गए थे। कहां से? मतलब भारतीय ब्रह्म समाज से, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का आपने कैसे कैसे टूटा ये देखा कि ब्रह्म समाज बना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये फूट पड़ गए भैया 1866 में, दो पार्ट में बटे, आदि ब्रह्म समाज बने और भारतीय ब्रह्म समाज बने। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज बने उनके अध्यक्ष कौन बने? केशव चंद्र सेन। अब ये भारतीय ब्रह्म समाज फिर से दो भागों में बट गए, है ना। तो दो भागों में जब बटे तो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के पास ही रहा, और जो अलग हुआ वो चला गया आपका उदारवादियों के हाथ में, कोई एक फिक्स आदमी नहीं है। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे, अभी 1815 में ही आए थे। तो भैया यही आत्मीय सभा आगे चल के ब्रह्म समाज का रूप लिया, ब्रह्म सभा का जो है रूप लिए थे 1828 में, ठीक है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 1921 में बना इंपीरियल बैंक, 1955 में एसबीआई हो जाता है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे आपका 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करवाए थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। और ये किसकी मतलब बदला हुआ फॉर्म है? तो 1815 में जो स्थापना हुआ था आत्मीय सभा उसी की बदली हुई मतलब लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का अग्रदूत, है ना, आधुनिक भारत का जो है मतलब जनक भी कहते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी, क्योंकि जनक का अर्थ भी कहीं ना कहीं पिता ही होता है, तो ये सभी जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत कराने में राजा राम मोहन राय के जो प्रयास किए थे तो ही सती प्रथा का अंत हुआ था। उस समय गवर्नर कौन थे? तो विलियम बेंटिक। कब किए थे? 1829 में। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि कौन दिए थे? तो अकबर सेकंड ने दिया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांतम कॉलेज की स्थापना की, तो ये बात भी ध्यान रखना है। वेदांत गाथा, संवाद कौमुदी, इनके लेखक कौन है भैया? तो राजा राम मोहन राय है। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत के द्वारा उलेमा शब्द का संबंध किससे है? ड्यूरिंग द सल्तनत फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम द वर्ड उलेमा इज रिलेटेड। तो भैया ये है आपके विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री, जो उच्च प्रकांड लोग होते थे उन्हें उलेमा कहा गया था सल्तनत काल में, होता होगा कोई उनके भाषा में अर्थ। इसके अलावा सल्तनत काल में जो है खराज गैर मुस्लिम से ली जाने वाली रकम थी, ठीक है ना। खराज जो है ये गैर मुस्लिम से ली जाने वाली टैक्स स्वरूप रकम थी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। वसूला की जाने वाली टैक्स थी जो कुल उपज का 1/3 होता था सल्तनत काल में खराज के अंतर्गत। एक जो है खम्स है, ये क्या था? तो लूट का माल जो है उसमें टैक्स पे करना, लूट का माल, है ना, खम्स। तो खराज खम्स याद रखेंगे, टका जीतल याद रखेंगे, पहली नहर निर्माण याद रखेंगे, पहले शासक अंतिम शासक याद रखेंगे, 5 वंशों ने शासन किया ये याद रखेंगे, कुछ बाहरी यात्री इब्न बतूता वगैरह को
याद रखेंगे। कुछ शासक जिनके उपनाम है जैसे जूना खां, लाख बख्श, है ना, सिकंदर ए सानी, तो ये सब जरूर ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत से, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना रखा नहीं क्योंकि पहले से पढ़ाते आया हूँ। इसके अलावा गोरखपुर भारत के डॉट 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 रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर इज द हेड क्वार्टर फॉर डॉट 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 रेलवे ऑफ इंडिया। तो भैया ये उत्तरी पूर्वी हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर जो है ये वर्तमान में इंडिया की लेटेस्ट तैयार मतलब जो रन में है, ये सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कंज्यूम करते हैं अपने आप के अंदर। हालांकि इससे भी बड़ा कर्नाटक में बन रहा है लेकिन अभी बना नहीं है, मतलब आम आदमी के लिए खुला नहीं। दक्षिण रेलवे है ना, दक्षिण रेलवे की मुख्यालय चेन्नई में है। मध्य रेलवे मुंबई में है। पश्चिमी रेलवे भी मुंबई में है ना। अब इसका मतलब नहीं कि दोनों का ऑफिस एक ही है, ऑफिस अलग अलग है भाई। पश्चिमी रेलवे का मतलब अधिकांश पार्ट इनके गुजरात वगैरह, अहमदाबाद वगैरह में चले जाते हैं। मध्य रेलवे का मतलब इसका पूरा का पूरा पार्ट मुंबई में ही है, कुछ पार्ट जो है मुंबई से बाहर है, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ये मालीगांव में है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे कुछ मुख्यालय को, है ना, मोटे मोटे तौर पे, है ना। इसके अलावा वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि कितने रेलवे जोन है ना, तो वर्तमान में जो है वैसे तो 18 ही है, लेकिन एक को और जो है जोड़ा गया तो 19 हो गया, है ना। तभी जो है वर्तमान में 19 रेलवे जोन है, जिसमें 16 प्रमुख है। 16 प्रमुख मतलब रेलवे से वास्तविक जोन के अंतर्गत जिनको दर्जा दिया गया है, ये 16 है। बाद में कोलकाता मेट्रो को भी दर्जा मिला है तो 17 हो गए। दक्षिण तटीय रेलवे हाल में ही गठन किया गया तो 18 हो गए। और कोंकण रेलवे को भी पूरी तरीके से जो है मान्यता पहले से ही है तो 19 हो गए। इस प्रकार से तीनों को मैं बाहर रखा हूं क्योंकि जैसे आप जानते हैं ना कि दक्षिण रेलवे मध्य रेलवे वैसा नहीं है, ये इनसे थोड़ा हट के चीज है ये, ठीक है। तो इसीलिए इनको तीनों को कोष्ट में रखा हूं, तो 16 और 3 19 हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। कौन किए थे, लॉर्ड डलहौजी। कहां से कहां तक गाड़ी चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर भैया, तो किलोमीटर का नाम है 34 किलोमीटर। इसके अलावा भारतीय रेल का विश्व में कैमा स्थान है, चौथा स्थान है। एशिया में सेकेंड स्थान है। भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो ये बात भी जानते हैं, है ना। अभी तक पता नहीं क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है ना। जब मैं रेलवे में आया था तो मुझे मेरे ख्याल से जैसे लोग आंकड़े बताते हैं कि 14.5 लाख कर्मचारी थे, वर्तमान में 11 लाख है। तो ये जो 2.5 लाख 3 लाख गए, इनके जगह पे नहीं आए कोई। इसके अलावा वर्तमान में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाला जो एक्सप्रेस है ये आपका विवेक एक्सप्रेस है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये कहाँ जो है आपका, और सबसे फास्ट ट्रेन जो है इंडिया का ये आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, या फिर इसे ट्रेन 18 भी कहते हैं, ठीक है। ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इसके अलावा यहाँ से करंट से क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी चली थी। तो ये बात ध्यान रखना है कि भारत की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चला था, तो कलकत्ता से माफ कीजिएगा दिल्ली से बनारस। तो इसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा बजट जो 2023-2024 जो अभी रन में है, जो अभी पेश किया गया, इस बजट में कितने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की बात करी गई है, तो आपको बताना है 400 वंदे भारत एक्सप्रेस के जो है कमिटमेंट किए कौन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। आगामी कितने सालों में, तो 3 सालों में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हॉकी के एक पक्ष के टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन द फील्ड ऑफ अ हॉकी टीम, है ना, फ्रॉम वन साइड। तो भैया 11 होते हैं। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5। ये सब जो है खिलाड़ियों का जो है मतलब नाम मतलब ग्रुप है कि इस खेल में कितना होगा, है ना। अब शतरंज खेलने जाएंगे तो 8 आदमी नहीं खेलेंगे भाई, 2 ही आदमी खेलेंगे। हॉकी में गोल पोस्ट भी होती है, इनकी चौड़ाई जो है 3.66 मीटर, ऐसे वीवीआई कर लेंगे, ठीक है। 3.66 मीटर है। और क्रॉस बार की ऊंचाई जो है 2.24 है, जो है क्रॉस बार की ऊंचाई। आप कंफ्यूज मत होइए, फीफा में भी होता है आपका गोल पोस्ट, है ना। अब यहाँ पे देखिए फीफा का गोल पोस्ट का आपका दिख रहा होगा, ये जो है दोस्तों फीफा का गोल पोस्ट का है। मैंने पहले भी बताया था कि फीफा में जो गोल पोस्ट होता है उसकी गहराई 2.44 मीटर है, और लंबाई की बात करेंगे तो 8 यार्ड यानी 7.32 मीटर है। तो ये फीफा है, फुटबॉल वाला है। बहरहाल मैं यहाँ पे आपको हॉकी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हॉकी की बात चल रहा था। इसमें भी जो है आपका गोल पोस्ट होता है, जिसकी मतलब कितनी होती है लंबाई 3.66 मीटर, और क्रॉस बार की ऊंचाई कितनी होती है 2.24 मीटर। हॉकी से संबंधित कुछ शब्द हैं जैसे सेंटर लाइन है, ड्रिबलिंग है, पावर पॉइंट है, शॉर्ट कॉर्नर है, टाई ब्रेक है। ये सभी के सभी जो है हॉकी से संबंधित आपका जो है खेलिए मतलब खेल शब्दावली है। इनके अलावा रंगास्वामी कप, नेहरू कप,
आगा खान कप, बेटन कप, ये सभी के सभी हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी का खेल 60 मिनट की अवधि के लिए होती है, पहले जो है 70 मिनट की होती है, लेकिन ऑफिशियल जो है अब 60 मिनट हॉकी होती है ना। इनकी कई राउंड में खेले जाते हैं। इसके अलावा इस खेल में एम्पायर के द्वारा दो प्रकार के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो येलो कार्ड और एक आपका रेड कार्ड। ठीक है, येलो कार्ड का मतलब क्या है, रेड कार्ड का मतलब क्या है। येलो कार्ड का मतलब है कि भाई वार्निंग दिया है, वार्निंग दिया है। रेड कार्ड का मतलब है कि मैदान से बाहर निकाल देता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किस राज्य ने पंचामृत योजना चलाया है, ये तो आप जान ही लिए फीफा क्या है। तो भैया पंचामृत योजना जो है, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द पंचामृत स्कीम, तो भैया यूपी चलाए हैं, योगी आदित्यनाथ जी थे, बाबा बुलडोजर है ना, इन्होंने जो है चलाया है। ये किससे संबंधित है, गन्ना की खेती से। पंचामृत योजना गन्ना की खेती से संबंधित है। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, ये भी यूपी में चलती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये मध्य प्रदेश में चलती है ना। गोपालक योजना, ये भी उत्तर प्रदेश में चलती है। लाडली लक्ष्मी या फिर लाडली बहना योजना, ये आपका कहाँ पे चलता है भाई, तो ये आपका मध्य प्रदेश में चलता है। एनम एजुथम योजना, ये तमिलनाडु में चलता है ना। इसके अलावा मैंने कल बताया था थोगाई योजना, ये भी आपके तमिलनाडु में चलते हैं। थोगाई इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए थोगाई, भैया अब यही नाम है तो हम क्या करें, देखिए थोगाई इस प्रकार से योजना है, ये भी तमिलनाडु में चलती है। इसके अलावा अम्मा वाहिनी बात्सल योजना, ये दोनों के दोनों सिक्किम में चलने वाली योजनाओं में से हैं। इनके अलावा जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द फोर्सेस दैट अकर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड, तो भैया इसे अंतर्जनित बल कहते हैं। जो आंतरिक बल में क्रिएट होते हैं इसे अंतर्जनित बल कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है कि दो वस्तुएं एक दूसरे से क्यों चिपकती है, तो भाई दो वस्तुएं एक दूसरे से क्यों चिपकती है, असंजक बल के कारण। देखिए संजक बल जो है किसी भी बॉडी के उसके इंटरनली तरीके से ही काम करता है, लेकिन असंजक जो है दोनों तरफ से होती है। तो एक खींच रहा है, दूसरा खिंचवा रहा है, मतलब चिपक रहा है, तो भैया ये क्या हो गया, असंजक बल के कारण जो है जमीन पे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पे दूसरा वस्तु चिपक जाता है। जैसे आप भीगा हुआ लोटा जब खाना खाने बैठते हैं तो उसको नीचे रखिए फर्श पे, और जब लोटवा को उठाएंगे ना तो आपको फील होगा कि थोड़ा सा चिपक गया था। तो ये सब कैसे होता है, असंजक बल के कारण। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में सबसे कमजोर बल माना गया है। वैसे जो है दुनिया में कितने जो है बेसिक बल को माने गए हैं, तो 4 प्रकार के बेसिक बल को, जिसमें गुरुत्वाकर्षण को सबसे कमजोर बताया गया है। प्रकृति में 4 मौलिक बलों का जिक्र किया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल, निम्नलिखित चुंबकीय बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, दुर्बल परमाणु बल, प्रबल परमाणु बल, ये चारों के चारों जो हैं आपके बल के जो है बेसिक हैं। और सबसे इसमें कमजोर कौन सा हो गया है, तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल, राइट। इसके अलावा बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो है ये डाइन होता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिका की खोज डॉट 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 किसने किया था, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द कॉक सेल, तो भैया सिंपल सी बात है ना, ये जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, मैंने बता रखा है। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया है। सेल वॉल एंड पिगमेंट, पिगमेंट मतलब वही क्लोरोफिल वगैरह जिसे लबक कहते हैं, ये आपका ओनली प्लांट कोशिका में होती है, कोई भी एनिमल कोशिका में नहीं होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और साइनोलॉजी कुत्ता का अध्ययन को। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय से संबंधित है, देखिए चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 है ना। द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 इज रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो भाई ये कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित जो है बिल है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, ये पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक विधेयक है, लेकिन ये लंबित है, अभी लागू नहीं हुआ है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, ठीक है। विनियोग विधेयक 2023, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, ये गृह मंत्रालय से संबंधित है। बीमा संशोधक विधेयक 2021, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अंटार्कटिक विधेयक 2022 पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। यहाँ पे मैंने 7 विधेयक रखा है, जिसमें से 2 पूछा गया, एक तो विनियोग पूछा गया, अंटार्कटिक विधेयक 2022 भी पूछ दिया गया था सीएचएसएल के एग्जाम में, जो बच्चे दिए हैं वो बखूबी जानते हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि 2008-2010 में मंदी के कारण हुए बेरोजगारी, निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी
बेरोजगारी का उदाहरण है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय द रिसेशन ऑफ 2008 एंड 10 इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बोल रहा है कि भाई 8 से 10 तक में जो उत्पन्न हुई बेरोजगारी है ना, किसमें, रिसेशन के कारण, जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण, तो ऐसे बेरोजगारी को आप किस श्रेणी में रखते हैं, कौन सी बेरोजगारी नाम देंगे, तो भैया इसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ध्यान रहे, मैंने चक्रीय बेरोजगारी आपको समझा चुका है कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। नीचे एक उदाहरण जरा देखेंगे, किसी फर्म में जरूरत से ज्यादा लोगों का काम पर होना या लगे होना एक प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। ये मैं आपको पहले दिन से समझाते आ रहा हूं कि मान लीजिए आप 4 पेज जो है रोजाना पेपर राइटिंग कर सकते हैं, है ना, और एक कंपनी को 40 पेज की जरूरत है तो भाई 10 गो आदमी रखेगा, लेकिन ये कंपनी जो है 20 गो आदमी रखा है, तो ये जो 10 आदमी कर सकता था ये अपना 50% प्रदर्शन कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो इनकी जो मतलब क्षमता है उसकी लॉस हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ये बेरोजगारी है। रोजगार में लगे हुए तो हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो ऐसी स्थिति को जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, गांव घर में खास करके जो कृषि इलाका है वहां पे काफी होता है ये, है ना। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस कॉल्ड? तो भैया इसे उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रल अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब आपका 2 प्रोडक्ट जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कहां पे प्रोडक्ट जमा हो रहा? C+O2 क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन से जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2 और उष्मा की प्राप्ति होती है। कोयला का जलना क्या है? यही अभिक्रिया तो है ना। तो ये क्या है भाई? संयोजन अभिक्रिया। और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसीलिए हम इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कर देंगे। भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक होता है आपका रिडक्शन, अवकरण, तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का जो है मतलब छुटकारा मिलता है, उससे ऑक्सीजन हटते हैं, तो उसे कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो नीचे वाला उदाहरण है इसमें भी सीधे सीधे जमा हो रहा है। देखिए CaO यानी जिंदा चूना, कली चूना जिसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, जल के साथ जैसे ही प्रतिक्रिया करता है तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, है ना, आपका संयोजन अभिक्रिया का। देखिए दोस्तों, ये तो मैं प्रैक्टिकली किया हूं, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिंदा चूना, दिवाली के महीने में जब मिट्टी वाला घर था तो उसे जो है दिवाली के महीने में थोड़ा पेंट वेंट करना होता था, तो गांव घर में चूना जो है पानी में डालिए और लकड़ी से हिलाते थे तो पानी खोलने लगता था और बाल्टी बहुत गर्म हो जाती थी, तो हम लोग को लगता था कि होता होगा कैसे, तो अब समझ में आया कि ये जो है अभिक्रिया होती थी इसके अंदर, है ना। इस प्रकार से CuSO4 को Zn से प्रतिक्रिया कराने के बाद, है ना, कौन सी धातु अलग होगी? पिछले 6 महीने में 6 बार ये क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम के अंदर जी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे रख लिया है, ये कोई पार्ट नहीं है, कुछ पढ़ाने की मतलब नहीं इसमें, लेकिन मैंने फिर भी रखा है इस अभिक्रिया को साइड से, क्योंकि यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रहा था इससे हट के है ये, है ना। इसमें जो है दो अभिक्रिया की जो है कम से कम यूज है ना। तो भैया यहाँ पे जो है आपका कॉपर अलग हो जाता है और ZnSO4 बन जाता है ना, समझ रहे हैं। ये अलग से रख लीजिएगा ध्यान में, ये पूछे जाते हैं बार बार। इसके अलावा ए लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, भारतीय गणितज्ञ ... की जीवनी है। ए लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज अ बायोग्राफी ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन। तो भैया ये जो है आपके, ये है आपके किनके आत्मकथा? तो ये श्रीनिवास रामानुजन साहब की जो है आत्मकथा है। द पावर ऑफ द माइंड, द ईस्ट द वेस्ट, राजयोग, ये स्वामी विवेकानंद के जो है किताब के नाम है। फ्रीडम इन एक्सरसाइज, ये दलाई लामा की पुस्तक की नाम है। द हिंदू क्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, ये S राधा कृष्णन साहब के बुक के नाम है। मैंने उन्हीं आदमी के मिलता जुलता कैरेक्टर लिए हैं जो आपके रामानुजाचार्य जैसे गुण रखते हैं, उस लेवल के, उस पहचान के आदमी हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य नहीं, रामानुजन। रामानुजाचार्य जो थे ना वो दूसरे थे, वो दार्शनिक टाइप से थे, जिनकी प्रतिमा आपका हैदराबाद में, है ना, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के जो है नाम से रखे गए हैं। ठीक है, तो वो दूसरे आदमी थे। और ये रामानुजन, इनके ऊपर पिक्चर भी बना है, मैथमेटिशियन थे, है ना। इनके अलावा इनको अगर इस वीडियो की, चाहे इस सीरीज की वीडियो की, ये इस वीडियो की, इस सीरीज की वीडियो की आपको जो PDF लेना है तो नीचे आपको एक नंबर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, मैंने पिन कर दिया है। उस नंबर पे आप क्लिक करेंगे, आप हाई लिख के भेजेंगे व्हाट्सएप पे, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है?
रुक्मिणी देवी अरुणटेल इज अ फेमस डांसर ऑफ व्हिच डांस फॉर्म? तो भैया ये भरतनाट्यम से शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य हैं। इनके अलावा रुक्मिणी देवी जी को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रुक्मिणी देवी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। हाल फिलहाल में टीसीएस से देखा गया कि पंडित भीमसेन जोशी कहाँ के रहने वाले थे, तो भाई उनके जन्म कहाँ हुआ था वो तो आपको ध्यान रखना ही होगा। तो रुक्मिणी देवी का जन्म तमिलनाडु में, पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कर्नाटक में, एम सुब्बा लक्ष्मी का जन्म तमिलनाडु में। तो ये तीनों को जरूर ध्यान रखें, है ना। वैसे पंडित भीमसेन जोशी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ के रहने वाले थे, अगर आप नहीं जानते हैं तो गारंटी कि आप गलती करेंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हु आर द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन? तो भैया ये बाणभट्ट है, हर्षचरित्र लिखे हैं, जिनका खाएगा उन्हीं का न गाएगा जी। तो हर्षचरित्र लिखे हैं तो समझ जाते हैं कि बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि है। हर्षचरित्र लिखे हैं, कादंबरी लिखे हैं, दोनों के दोनों पुस्तक जो है आपका बाणभट्ट ने लिखा है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तक का नाम है, कौन लिखे हैं भैया? हर्षवर्धन ने लिखे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में हेनसांग चीनी यात्री भारत आए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और फहियान आया था विक्रमादित्य के काल में, मोरक्को से इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ये बात ध्यान रखना है। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में रिप्लेस करके इसे कन्नौज ले गया, तो कन्नौज जो है हर्षवर्धन की सेकंड कैपिटल बना था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलुकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध होता है, कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, और इस युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? आने वाले समय में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में ये चीज भी रख लिया है। तो ये होल अभिलेख में जो है इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय है ना, जो आपका चालुक्य वंशीय शासक थे, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पराजित किए थे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला ... किस शैली को दर्शाते हैं? द बहमियन मॉन्यूमेंट्स एट गुलबर्गा इन कर्नाटका रिप्रेजेंट व्हिच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो भैया ये डेक्कन शैली को दर्शाते हैं। अब डेक्कन शैली आज शायद आप पहली बार सुने होंगे, है ना भैया। ये डेक्कन शैली जो है ना, ये आपका द्रविड़ वास्तुकला और इंडो इस्लामिक, ये दोनों वास्तुकला का जो है, इसमें छोटे छोटे चित्र को दर्शाए जाते हैं, मिली जुली स्वरूप है डेक्कन आपका शैली। ठीक है, किसके किसके? इंडो इस्लामिक और द्रविड़ वास्तुकला। द्रविड़ तो समझते ही हैं, दक्षिण भारत की वास्तुकला मतलब आपका जो है स्टाइल है द्रविड़, और उत्तर भारत का है नागर, है ना। तो डेक्कन भी समझ गए। अब बहमनी वंश आया है, तो बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह, इसे हसन गंगू भी कहा जाता है। राजधानी इनके गुलबर्गा थे। ठीक है, इसके अलावा जो दक्कन शैली है बता दिए, इंडो इस्लामिक परत आपका जो है द्रविड़ वास्तुकला का मिला जुला समावेश है। डेक्कन शैली की उपज जो है ये आपका बीजापुर से मानी जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत की मंदिर नागर स्टाइल में बनाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा जहां द्रविड़ और नागर दोनों शैली का इस्तेमाल कर मंदिरों का निर्माण किया जाता है, उसे बेसर शैली कहते हैं। जैसे पट्टादकल का मंदिर कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। दक्षिण भारतीय अधिकांश मंदिर किस भाषा में मतलब शैली में है? तो द्रविड़ में। और उत्तर भारत के जो मंदिर है किस शैली में रहेंगे? तो नागर में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? हु आर द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो भैया प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है, महादेव गोविंद रानाटे हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, क्योंकि भाई दोनों मिली जुली रूप से जो है इनके स्थापना किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में किया गया था। सत्यशोधक समाज उससे उससे जो है काफी पहले, थोड़ा सा आगे, 7 5 12 7 6 13 एक सेकेंड 6 साल बाद 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने किए थे सत्यशोधक समाज की स्थापना। अब मैं क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे इसलिए रुका था कि आपको जो है ना आर्य समाज और सत्यशोधक समाज में रिलेशन बताता हूँ याद रखने के लिए। देखिए आर्य समाज जो है 1875 में होता है, इनसे 2 साल के बाद जो है आपका क्या होता है? सत्यशोधक समाज 2 साल पहले हो जाता है, माफ कीजिएगा। आर्य समाज बाद में और सत्यशोधक समाज पहले, 1873 1875, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे कुछ आंदोलन, कुछ मूवमेंट, कुछ संस्था के नाम दिख रहे होंगे, आपको बताना है कि इनसे कौन कौन जुड़े हुए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए दिन आते रहते हैं जी, मैंने पहले भी जीडी के टाइम से बताते आ रहा हूँ, है ना। ब्रह्म समाज अभी आपने देखा, आत्मीय सभा जो 1815 में बना था, उसी का जो है विस्तृत रूपांतर था ब्रह्म समाज। स्थापना होती है 1828 में, फिर विभाजन होता है ना। इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिराजियो। इसके अलावा प्रार्थना समाज अभी आपने देखा पांडुरंग साहब। ये रामकृष्ण आंदोलन, ये कौन है भैया? रामकृष्ण मिशन, है ना, स्वामी विवेकानंद साहब। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले साहब। अलीगढ़ आंदोलन सैयद खान साहब, है ना। देव समाज, देखिए एक देव समाज है, वो वेद समाज है, इन दोनों में कंफ्यूजन बना रहता है। तो देव समाज जो है ना ये अग्निहोत्री साहब के, अग्निहोत्री, है ना। और जो वेद समाज है ये श्री धरालू नायडू। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल आंदोलन
एडम ब्लात्सकी, अल्काट, है ना, और भारत के अंदर एनी बेसेंट। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे थियोसोफिकल आंदोलन से, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? भैया मैंने बताया व्हिच रिवर इज नोन एज दक्षिणी गंगा। मैंने आपसे कहा है कि दक्षिण भारत की गंगा रहता या फिर दक्षिण की गंगा रहता, तो जब ये की शब्द लगता है ना तब कावेरी सॉरी जो कावेरी आंसर होता है, लेकिन जब की नहीं रहता है ना, खाली दक्षिणी गंगा दो ही बार में लिख देता है, तो ये आपका गोदावरी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए सेम चीज लिखा है तो कावेरी होता है ऐसे केस में आंसर, कि जब लिखा जाता है दक्षिण भारत की गंगा लेकिन खाली दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, है ना, तो ये कावेरी हो जाएगा। कावेरी का उद्गम भी कई बार पूछा गया है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है आपकी कावेरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है, सभी जानते हैं। जयकेवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है ये आपका कृष्णा नदी है, जो कहां से निकलता है दादा? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक, है ना, आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र में फ्लो होती है। भारत में सबसे लंबी नदी बांध परियोजना जो है ये आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, जो आपके महानदी पर स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो महानदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना है, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे उत्तराखंड के अंदर स्थित है। 261 से भी ज्यादा हाइट है इसकी मीटर में, ठीक है। इसके अलावा भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी भाई? तो ये थी आपका जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे 1948 में। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा पुरस्कार किसे दिया गया था? हु वाज गिवन द प्रेस्टिजियस अभिनंदन सरोजा अवार्ड फॉर 2021 बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? तो भैया ये दिया गया था अपर्णा सतीशन को। किसको? अपर्णा सतीशन को। 2023 में संगीतज्ञ जिन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किए, तो ये आपका जो है पद्म विभूषण, माफ कीजिएगा, तो ये आपका जाकिर हुसैन साहब, मैंने अभी बताया था। 2023 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली जो अभिनेत्री है रवीना टंडन है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं ये शरद कमल है, जो टेबल टेनिस स्टार है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा अगला और भी प्रश्न है, कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज और पोषक तत्व को तना और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? व्हिच प्लांट टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल टू द स्टेम एंड लीव्स? तो भैया ये हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है जौ से जाइलम, जौ से जल, तो ये जो है आपका जल पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम जो है फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, ये जो है आपका खाना पहुंचाने का काम करता है। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है पौधे के अंदर? तो भैया ये संवहनी उत्तक है, वैस्कुलर टिश्यूज है ना, कौन? जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पौधों के जड़ों में जो होता है ना ये आपका जाइलम उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि पौधों के जड़ में क्या फ्लोएम उत्तक पाया जाएगा, तो नहीं पाया जाएगा भाई, है ना, नहीं पाया जाएगा, ध्यान रहेंगे, ठीक है। पौधों को जड़ों में जो है ये आपका जाइलम पाया जाता है, जाइलम जड़ के साथ साथ स्टेम और पत्तियां में भी पाया जाता है, लेकिन फ्लोएम जो है ये जड़ में नहीं पाए जाते हैं, है ना, ये आपका स्टेम और पत्तियां में पाए जाते हैं। कौन? फ्लोएम। तो कहने का मतलब है कि जाइलम एक्स्ट्रा कहाँ रहता है? जड़ में, ठीक है। जाइलम उत्तक का मोमेंट जो है हमेशा सीधा होता है, ये जो आपका पेड़ है ये सीधा जो है जाइलम उत्तक का जो मोमेंट है ये हमेशा सीधा रहता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो है चलते हैं जाइलम उत्तक, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधों में श्वसन का कार्य जो है ये स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है, जिसे हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो का अंतिम सवाल। अगर आपको अच्छा लगे और ये पीडीएफ से संबंधित कुछ भी क्वेरी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आपके डिस्क्रिप्शन में दिख भी रहा होगा मैसेज सेक्शन में, है ना, तो वहां आप कमेंट का मतलब लिंक पे क्लिक करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।